अस्सलाम वालेकुम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। फिर से एक नए चैप्टर के साथ इस वीडियो का आगाज करता हूं, शुरुआत करता हूं। इस चैप्टर का नाम जो है वो आज़ा है। पहला जो हम पढ़े थे वो अरकान, उसके बाद मिजाज, उसके बाद अखलाक, उसके बाद जो है ये आज़ा है। आज़ा को जो है इंग्लिश में ऑर्गन्स कहते हैं। उमूर तबाइया में जो आज़ा का नंबर जो है वो चौथा है, चौथे नंबर पे आता है। अखलाक के बाद आज़ा बनते हैं और आज़ा से जिस्म बनता है। अब तारीफ को देखते हैं कि तारीफ में क्या बताता है। आज़ा का जो तारीफ है, जिस्म में जिस तरह अखलाक एक सयाल रतूबत है, मतलब लिक्विड है, बहने वाली चीज है, उसी तरह और रूह हवाई अज्जा है, उसी तरह जिस्म के हर ठोस मादे को आज़ा कहते हैं। यह आज़ा खिल्त के तरह न तो बहने की कुव्वत रखते हैं और न ही रूह की तरह एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बल्कि ये अपनी शक्लों की हिफाजत खुद करते हैं। अब आज़ा की अक़साम को देखते हैं तो आज़ा की दो किस्में होती हैं। पहला जो है वो आज़ाए मुफरदा है और दूसरा आज़ाए मुरक्कबा। अब आज़ाए मुफरदा जो है, जिसको सिंगल ऑर्गन्स कहते हैं, उसको देख लेते हैं। इस तरह के आज़ा को सादा या बसीत आज़ा भी कहते हैं, मतलब सिंपल आज़ा भी कहते हैं। वो आज़ा जिसका एक छोटा सा हिस्सा या एक पूरा आज़ा एक नाम से बोला जाता है। जिस तरह हड्डी के एक छोटे से टुकड़े को लेकर किसी से पूछा जाए कि ये क्या चीज़ है, तो बोलने वाला कहेगा कि ये हड्डी है। उसी तरह बड़ा हिस्सा भी ले लिया जाए, बड़ा टुकड़ा भी ले लिया जाए, फिर किसी से पूछा जाए तो वो भी बोलेगा कि ये भी हड्डी ही है। यानी आज़ा के जुज़ या कुल, मतलब छोटे हिस्सा या बड़ा हिस्सा के लिए जब सिर्फ एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो उस आज़ा को आज़ाए मुफरदा कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक आज़म मतलब हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर किसी से मालूम किया जाए कि ये क्या है, और इसी तरह एक पूरी हड्डी का दिखाकर मालूम किया जाए कि ये क्या है, तो दोनों सवालों का एक ही जवाब होगा कि ये हड्डी है। यानी जिस आज़ा के जुज़ और कुल को एक ही नाम से जाना जाता है तो उसी को आज़ाए मुफरदा कहते हैं। इस एतबार से मंदरजा झेल आज़ा मुफरदा होते हैं। पहला जो है वो इज़ाम है। अज़्म की जमा इज़ाम है, जिसको हड्डी कहते हैं। दूसरा जो है वो गज़ारीफ है, जिसको कार्टिलेज कहते हैं। तीसरा जो है वो रिबात है, जिसको लिगामेंट कहते हैं। चौथा जो है वो अवतार है, जिसे टेंडन कहते हैं। उसके बाद जो है वो अग़शिया है, जिसको मेम्ब्रेन मतलब झिल्लियां, पर्दा कहते हैं। उसके बाद जो है वो शराइन है, जिसको आर्टरीज कहते हैं। और औरीदा, ये लफ्ज़ गलत लिखा हुआ है यहाँ, ये औरीदा है, वो औरीदा है, जिसको वेंस कहते हैं। और आसाब, जिसको नर्व्स कहते हैं। और लहम, जिसको गोश्त कहते हैं। और शहम, जिसको चर्बी कहते हैं। इस तरह जिसमें कुल 10 आज़ा मुफरदा होते हैं, जिनकी तफसील मंदरजा झेल हैं।
अब तफसील से हम जानते हैं कि अज़्म क्या होता है। बोन्स उसी को कहते हैं, उसी हड्डी को भी कहते हैं। इसको अज़्म भी कहते हैं और बोन्स भी कहते हैं और हड्डी भी कहते हैं, जिसमें मौजूद वो तमाम सख्त आज़ा जिनको मोड़ा नहीं जा सकता और जो सफ़ेद रंग के होते हैं उनको अज़्म या हड्डी कहते हैं। हड्डी की फ़वाइद को अब देखते हैं कि हड्डी से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो हड्डियां जब आपस में मिलती हैं तो बदन का बुनियादी ढांचा बनाती है। और दूसरा जो है वो हड्डियां जिसमें कई मफासिल मतलब जॉइंट्स, मफासिल के मतलब आते हैं जॉइंट्स बनाती है, जिससे बदन में हरकत होती है। कुछ हड्डियां आज़ाए रईसा की हिफाजत करती है, जैसे सीना की हड्डियां कल्ब की हिफाजत करती है और खोपड़ी की हड्डियां दिमाग की हिफाजत करती है। हड्डियां उज़लात और रबात को चिपकने की जगह देती है, जिससे उनको सहारा मिलता है। कुछ हड्डियां जो है वो दूसरे आज़ा को सहारा देती हैं ताकि वो अपने अफ़आल मतलब फंक्शन अंजाम दे सके, जैसे कान की छोटी हड्डियां जो समाअत मतलब सुनने में मदद करते हैं। अब दूसरा किस्म जो है, दूसरा चीज़ जो है वो गज़ारीफ है मतलब कार्टिलेज है। ये गुज़रूफ की जमा है, इसे करी भी कहते हैं। ये हड्डी के मुकाबले कम सख्त होता है और इसमें लचक भी होती है, यानी मोड़ने की सलाहियत होती है। ये बाकी आज़ा से सख्त होता है, इसमें एहसास का मादा नहीं होता है। अब गज़ारीफ के फ़वाइद पढ़ते हैं। गुज़रूफ नरम और सख्त आज़ा को इत्तिसाल करते हैं, यानी उन्हें आपस में जोड़ते हैं, जिससे वो मुड़ने के काबिल होते हैं, जैसे कमर के मोहरे वर्टिब्रा। दूसरा जो है ये मफासिल के दरमियान होते हैं मतलब जॉइंट्स के दरमियान होते हैं, जिससे मुफस्सिली सतह रगड़ खाने से महफूज रहती है। गज़रूफ जो है उज़लात का सहारा देते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं, जैसे पपोटों के उज़लात आँखों की हिफाजत करती है। कुछ गज़रूफ रास्ते बनाने का काम करते हैं, जैसे कस्बतुर रिए, जिसको ट्रेकिया भी कहते हैं। तीसरा जो है वो रबात है, लिगामेंट्स। ये सफ़ेद मजबूत और लचकदार आज़ा होते हैं जो एक आज़ा को दूसरे आज़ा से जोड़ने का काम करते हैं और उन्हें आपस में बांधने का काम करते हैं। अब रबात के फ़वाइद को देखते हैं। यह एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं, जिससे मफासिल बनते हैं, जॉइंट्स बनते हैं, और ये उन मफासिल को, उन जॉइंट्स को अपनी जगह से हटने मतलब डिसलोकेट होने से बचाते हैं। ये आसाब के साथ रेशों में बढ़ जाते हैं और एक जाल बनाते हैं, जिसमें अज़लात के अज़लाती रेशे जमा होते रहते हैं और इस तरह एक अज़ला बन जाते हैं। रेशा झिल्लियों की तरकीब में रबात और आसाब की रेशा होते हैं। शराइन और औरिदा की साख्त बनाने में रबात भी शामिल होते हैं। चौथा जो है वो अवतार है, टेंडन्स है। अवतार जो है वो वत्र की जमा है। अवतार जो है वो वत्र की जमा है। ये अज़लात के साख्त में रेशा की शक्ल में मौजूद होते हैं, जो पूरे अज़लात में फैले होते हैं, लेकिन अज़लात के दोनों सिरों पर ये जमा होकर एक सफ़ेद रंग का हिस्सा बनाते हैं, जो कि दूसरे आज़ा से जोड़ने का काम करते हैं। इस तरह अज़लात
दो आज़ा के बीच उन्हीं वत्र के ज़रिए लगते रहते हैं। वत्र की तरकीब में आसाब कम और रबात की रेशा ज़्यादा होते हैं। उनमें मजबूती बहुत ज़्यादा और लचक बहुत कम होती है। ये अज़लात का बांधने में मदद करते हैं, अज़लात को जो है बांधने में मदद करते हैं। और पांचवा जो है वो आसाब है, जिसको नर्व्स भी कहते हैं। ये एक मजबूत, मोटे और सफ़ेद लचकदार अज़ू है जो आसानी से टूटते नहीं हैं। ये दिमाग और नुखा से निकलते हैं। नुखा कहते हैं स्पाइनल कोड को, जो कि पूरे जिस्म में हिस्सो हरकत के जिम्मेदार होते हैं। अब आसाब के फ़वाइद को देख लेते हैं। पहला जो है ये आज़ा में हिस्सो हरकत पैदा करते हैं, और दूसरा जो है ये अज़लात ग़िशा और वत्र के बनाने में हिस्सा लेते हैं, और तीसरा जो है वो अज़लात जो इंसान के इख्तियार में होते हैं उनको हरकत देते हैं। चौथा जो है दिमाग और आज़ा के बीच आसाब डोरी की तरह होते हैं जो उनके बीच आसाबी ताल्लुक़ पैदा करते हैं। छठा जो है वो अग़शिया है, जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं। ये ग़िशा की जमा है। ये एक असबी रेशों से बना हुआ एक बारीक और सख्त पर्दा होता है जिसे झिल्ली कहते हैं, जो सफ़ेद, चौड़ी और लंबी झिल्ली होती है। ये आज़ा को अंदर से या बाहर से ढांपने मतलब कवर का काम करती है। उनकी मंदरजा झेल कुछ किस्में होती हैं। पहला किस्म जो है वो आसाबी झिल्लियाँ हैं। ये आसाबी झिल्लियाँ जिसको हम नर्वस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये आसाब से बनी होती है। उनमें आसाब बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरा जो है वो रबाती झिल्लियाँ हैं। ये रबाती झिल्लियाँ लिगामेंटस मेम्ब्रेन को कहते हैं। यह रिबात के रेशों से मिलकर बनी होती है और ये आज़ा का सहारा देती है। तीसरा जो है वो उरूके झिल्लियाँ हैं, वैस्कुलर मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं। इनमें तग़ज़िया की निस्बत की वजह से इनमें उरूक कसरत से पाई जाती है, जैसे आँख का तबका मुशय्यमा, कंजक्टिवा। चौथा जो है वो ग़िशाए मखाती है। ग़िशाए मखाती म्यूकस मेम्ब्रेन को कहते हैं। ये लेसेदार रतूबत का अखराज करती है, जिससे आज़ा के अंदर की सतह तर रहती है, मतलब नमी रहती है, जैसे सांस की नाली, पेशाब की नाली और खाने की नाली। पांचवा जो है वो ग़िशाई माई है। ग़िशाई माई सीरस मेम्ब्रेन को कहते हैं। इस तरह की ग़िशा से एक आबी रतूबत जो पानी की तरह रक़ीक़ होती है निकलती रहती है, जिससे आज़ा की सतह तर और चिकनी बनी रहती है। छठा जो है वो ग़िशाए मुफस्सली है। ग़िशाए मुफस्सली आर्टिकुलर मेम्ब्रेन को कहते हैं। इस तरह की ग़िशा जोड़ों में पाई जाती है, जो मफासिल में मतलब जॉइंट में अस्तर करती है और एक रतूबत का अखराज करती है, जिससे जोड़ आसानी से हरकत करते हैं और आपस की रगड़ से महफूज रहते हैं। अब जो है ग़िशा के फ़वाइद देखते हैं कि जिस अज़ू पर अस्तर करती है उसकी शक्ल की हिफाजत करती है। दूसरा जो है एक अज़ू को दूसरे अज़ू से बांध कर रखती है। और तीसरा फ़वाइद जो है ये सख्त आज़ा और नर्म आज़ा के बीच होती है, और नर्म आज़ा को सख्त आज़ा से कोई ज़रर या चोट लगने से बचाती है। चौथा जो है बाज़ झिल्लियाँ तग़ज़िया में मदद करती है, मतलब न्यूट्रिशन में मदद करती है, और इस्तिहाला भी मदद करती है, इस्तिहाला भी में भी मदद करती है। पांचवा जो है बाज़ झिल्लियाँ बदनी हरारत की हिफाजत करती है।
اب جو ہے 7واں قسم کو پڑھتے ہیں. 7واں قسم جو ہے لحم ہے، جس کو گوشت بھی کہتے ہیں، جس کو مسلس بھی کہتے ہیں. ایک ایسا جوہر جو اعضائے مفردہ کے درمیان خالی جگہوں اور شگافوں کو بھرنے کا کام کرتا ہے، ساتھ ہی اعضاء کے حرکت میں تحریک کا کام کرتا ہے. یہ عضلات کے ساخت میں شامل ہوتے ہیں. اس اعتبار سے لحم کی کچھ قسمیں مندرجہ ذیل ہیں. لحم عضلی، مسکولر ٹشو جو عضلات میں پایا جاتا ہے. دوسرا جو ہے لحم اسنان، دانتوں کے مسوڑوں میں پایا جاتا ہے. تیسرا جو ہے لحم ریہ، جو پھیپھڑوں مطلب لنگس میں پایا جاتا ہے. چوتھا جو ہے وہ لحم قلب، یہ قلب کے عضلات میں ہوتے ہیں اور قلب کی طرح ان میں بھی انقباض اور انبساطی حرکت ہوتی ہے، مطلب سسٹول اور ڈائسٹول کی جیسی حرکت ہوتی ہے. پانچواں جو ہے وہ لحم غدودی ہے. یہ غدود مطلب گلینس میں پایا جاتا ہے، جس کا کام رطوبت کی پیدائش کرنا ہوتا ہے. لحم کے فوائد. لحم عضلی، مسکولر ٹشو، یہ جسم میں حرکت پیدا کرتا ہے. دوسرا جو ہے جسم کی حفاظت کرتا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ جسم کو گرمی اور سردی سے بچانے کا کام کرتا ہے. اور لحم غدودی جو ہے یہ ایک رطوبت پیدا کرتا ہے جو نو کو باقی رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے، جیسے خصیتین منی اور پستان دودھ کی پیدائش کرتے ہیں. آٹھواں جو ہے وہ شحم سمین ہے، فیٹس ہیں. وہ نرم سفید اعضاء جن میں روغنی مادہ بھرا ہوتا ہے اور جو جھلیوں اور عصبی اعضاء پر پائے جاتے ہیں. سمین ایک چربی ہوتی ہے، اس میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے. اس کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. پہلا قسم جو ہے وہ نرم شحم. نرم شحم یہ بہت کم جمتی ہے کیونکہ یہ نرم ہوتی ہے اور یہ لحم کی جھلیوں پر لگی ہوتی ہے. اور دوسرا جو ہے سخت شحم، ان میں نرمی بہت کم ہوتی ہے اور اس میں جمنے کا مادہ جو ہے ہوتا ہے. شحم کے فوائد. شحم کے فائدے کو دیکھتے ہیں. یہ اعضاء کو نرم رکھتی ہے اور حسن جمال باقی رکھتی ہے. دوسرا جو ہے یہ اپنی چکنائی کی وجہ سے اعضاء سے حرارت بہت زیادہ قبول کرتی ہے اور بدنی حرارت کو جسم میں روکتی ہے. تیسرا جو ہے یہ اعضاء کو بیرونی حرارت، برودت سے اور بیرونی صدمات سے بچاتی ہے. اب 9واں جو ہے وہ شرائین ہے، مطلب آرٹریز ہے. یہ قلب سے نکلتے ہیں جو لمبی اور نالی دار ہوتی ہے. اس میں سختی اور لچک پائی جاتی ہے. قلب کی طرح ان میں بھی انقباض اور انبساط ہوتا ہے، مطلب سسٹولک اور ڈائسٹولک، سکڑنا اور پھیلنا ہوتا ہے. ان میں ایک طرف ہوتی ہے، یعنی یہ پھیلتی اور سکڑتی ہے. ان کی اس حرکت کو نبض کے ذریعے محسوس کیا جا سکتا ہے یا خون کے ساتھ ساتھ روح کو بھی تمام اعضاء تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں. شرائین میں صاف خون جس میں نسیم ملی ہوتی ہے، مطلب آکسیجن ملی ہوتی ہے، آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتی ہے. شرائین میں سب سے بڑی شریان آیوٹا ہوتی ہے. آیوٹا سے شاخوں کی شکل میں نکل کر شرائین پورے جسم میں جال کی طرح پھیل جاتی ہے
اور آخر میں یہ ایک بال جیسے باریک شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، اسی لیے ان کو عروق شعریہ مطلب کیپیلریز کہتے ہیں۔ انہی عروق کے ذریعے ہر اعضاء کی ساختوں کو مناسب غذا اور روح ملا کرتی ہے۔ اب 10واں جو ہے وہ اوریدہ ہے، جس کو وینز کہتے ہیں۔ یہ ورید کی جمع ہے۔ شرائین کی طرح ان میں لچک نہیں ہوتی ہے، شرائین میں لچک ہوتی ہے اور اوریدہ میں لچک نہیں ہوتی ہے، اور ان میں سیاہی مائل خون مطلب ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے۔ یہ اس خون کو پھیپھڑوں تک لے جاتی ہے، جہاں سے ان میں ملی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ تنفس کے ذریعے باہر خارج کر دی جاتی ہے۔ یہ شرائین کی طرح حرکت نہیں کرتے، ان میں سکورنے اور پھیلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہیں تک اس لیکچر کو رہنے دیتا ہوں۔ آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے لیکچر کو دیکھا۔ اگر میرے لیکچر سے آپ کو فائدہ پہنچا ہو تو آپ میرے ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی فائدہ مل جائے۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، یہیں تک اوکے بائے، اللہ حافظ۔